प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के संभावित प्रश्नों के बारे में। ये कुछ प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अब की बार भी परीक्षा में आने की उम्मीद है। इसलिए एक बार इन प्रश्नों को आप ज़रूर दोहरा कर जाइए। ये एक बूस्टर डोज है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों की भूमिका का वर्णन करो। ये फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेज़ों का क्या रवैया रहा। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता थी उसके प्रति अंग्रेज़ों ने क्या क्या कदम उठाए। उसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था। अंग्रेज़ों ने जो बहुत सारी पत्रिकाएं थी उनके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। यह पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वर्णन करो। तो बच्चों, पूरे भारत को जोड़ने वाली जो भाषा है, जैसे कि हिंदी की बात करें हम या अंग्रेजी की बात करें, किस तरह से भाषा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में। उसके बाद असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। 1920 में आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। 1921 में पूरे जोर पर था आंदोलन और 1922 में एक घटना होती है, चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो हिंसक भीड़ थी उसने थाने को आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपको उस घटना का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण मांग के रूप में नमक कानून को समाप्त करने का चुनाव किया। क्या कारण था कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ही सोचा। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया था नमक कानून। उसके बाद भारत आने के बाद गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन करो। आप सभी को पता है कि गांधी जी जब भारत आए थे तो 1916 में उन्होंने एक आंदोलन चलाया था चंपारण में। चंपारण किसानों का आंदोलन था। नील की खेती के विरुद्ध किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। तो ये कुछ आंदोलन थे जो गांधी जी ने चलाए थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना विकसित करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। उसमें आप लिख सकते हैं कि एक झंडा, तिरंगा झंडा बनाया गया और बहुत सारे, जैसे कि हमारे देश में मातृभूमि होती है वहाँ पितृभूमि, और नारे लगाए गए। बहुत सारे ऐसे विचार थे जिन्होंने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना विकसित की। उसके बाद सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के क्या मायने थे, कैसे उदारवाद ने फायदा पहुंचाया, उदारवाद था क्या, ये भी आपको लिखना है। आगे है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। क्या कारण था कि बाल्कन जो प्रदेश थे, बाल्कन एक आपको पता है कि देशों का समूह है, और उन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, आपस में तनाव क्यों हुआ। 19वीं सदी के धार्मिक सुधारों का वर्णन करो। 19वीं सदी में जो धार्मिक सुधार हुए भारत में उनका आपको वर्णन करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं राजनीति विज्ञान के। बच्चों, राजनीति विज्ञान में जैसे कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में तीसरे सत्र को कैसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, ये आपको लिखना है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की भागीदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, ये भी आपको करना है। यानी आप इनको पढ़कर ज़रूर जाएं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में।
आगे है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर के आए हम। उसके बाद राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करो, क्या काम होता है राजनीतिक दल का, उनके कार्यों का वर्णन करना है। आगे जो बेल्जियम मॉडल था, बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें आपको लिखनी है। उसके बाद राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने के लिए सुझाव लिखो, यानी राजनीतिक दलों को हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन करो, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार बनाता है, आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत में स्थानीय सरकारों की क्या उपलब्धियां हैं, भारत में स्थानीय सरकारों की क्या उपलब्धियां हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, इसमें यह भी आ सकता है कि राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, क्यों होने चाहिए राजनीतिक दल। उसके बाद लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों माना जाता है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको सबसे बेहतर क्यों माना गया है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, भारत राज्यों का एक संघ है, ऊपर केंद्र सरकार है और नीचे कुछ राज्य हैं जिनमें अपनी अलग अलग सरकारें हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये वही क्वेश्चन है, घुमा के दिया गया है। शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्रों का वर्णन करो। शासन व्यवस्था जैसे भारत में संघीय व्यवस्था है तो उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग, जैसे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र, जैसे आपने देखा होगा कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उनके अधिकारों को बांटा गया है। आगे संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बच्चों अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले भारत में गन्ने की खेती का वितरण, आपको भारत में गन्ने की खेती के वितरण का वर्णन करना है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय की खेती, ये चार आपको कृषि याद कर लेनी है। गेहूं की खेती, इनके लिए तापमान क्या चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, बारिश वर्षा कितनी हो, तापमान कितना हो, ये याद करने हैं आपको। इसी प्रकार भारत में चावल की खेती के वितरण पर नोट लिखें, तो चार फसलें आपको ध्यान में रखनी है मुख्य, चावल, गेहूं, चाय और गन्ना। उसके बाद भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है भारत की कृषि पर, इसका संक्षिप्त नोट लिखना है इसके ऊपर। उसके बाद उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे परिवहन है, कच्चा माल है, भूमि है, ये सारे क्या हैं, उद्योगों को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे संचार के मुख्य साधन कौन से हैं, संचार के मुख्य साधन कौन से हैं, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करो। इसका मतलब क्या है कि आपको संचार के साधन बताने, जैसे ट्रेन है, ट्रक है, रोडवेज जैसे कि परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है। इनके अलावा जैसे जल परिवहन है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है संचार में। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि संचार व्यवस्था है, जैसे कि टेलीफोन है, तार व्यवस्था है, इंटरनेट है, इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं और सकारात्मक प्रभाव कौन से पड़ते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। आगे सीमांत सड़कों का महत्व बताइए, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आगे महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करो, यानी आपको बताना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही सूती वस्त्र उद्योग क्यों पनपा। आगे रोपण कृषि किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, आपको कुछ उदाहरण ऐसे देने हैं कि रोपण कृषि जो स्पष्ट करेगी रोपण कृषि क्या होती है। आगे है परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है उन्हें, यानी उनके महत्व को बताना है। कृषि और उद्योग किस प्रकार से साथ साथ बढ़ रहे हैं, आपको बताना है कि कृषि और उद्योगों जो है वो किस प्रकार साथ साथ उनमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आगे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए,
ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि मृदा अपरदन कैसे रोके पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में। आगे भारत में जो वायु परिवहन है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। चाय की, गेहूं की खेती हमने पहले मार्क कर लिया इसको। उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइन का लाभ बताइए। क्या क्या कारण है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जो पाइपलाइन है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उसके बाद प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक दोहन होता है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। और भारत में चावल की खेती के वितरण पर नोट लिखें, ये हमने पहले ही मार्क किया हुआ है। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक जो क्षेत्र है उसके बढ़ते महत्व का वर्णन करो। उसके बाद वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक और सकारात्मक आपको दोनों करने हैं। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है और सकारात्मक क्या है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके अच्छे और बुरे प्रभाव। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव आपको लिखने हैं। भारत में पर्यावरण की गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या कारण है कि भारत में पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपको स्पष्ट करना है। आगे, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीय विकास आपको इसमें करना है। आगे, भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों का वर्णन करो। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसके 5 फायदे बताएं। भारत में रोजगार सृजन के योगदान में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना कीजिए। कौन सा क्षेत्र ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। आगे है, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनसे आप क्या समझते हैं। आगे, इसकी सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और बैंक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे जो ये चारों आपके पार्ट है एसएसटी के, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको पढ़ने से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं तो जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको करने में भी आपको आसानी होगी, आपकी दोहराई होगी। आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।